देखो साहब, अभी सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया है, लिखित में कुछ सरकार की तरफ से कोई भी लिखित में कार्रवाई नहीं हुई है। और इसमें दो बातें थी। पहली बात तो ये थी कि क्रीमी लेयर को लेके, और दूसरा था आरक्षण में वर्गीकरण को लेके। तो प्रधानमंत्री ने अभी सिर्फ क्रीमी लेयर को लेके कहा है कि साहब क्रीमी लेयर नहीं लगेगी, लेकिन वर्गीकरण यानी कि जो आरक्षण में आरक्षण यानी कोटे में कोटा, अभी वो वाला पेच रह रहा है। और जब तक कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई कागज़ लिखित में नहीं आ जाता तब तक नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस सरकार का रिकॉर्ड रहा है। किसानों का आप आंदोलन देख लो, 13 महीने चला और प्रधानमंत्री 13 महीने टालते रहे कि साहब MSP देंगे, कानून नहीं बना तो नहीं बना, वो अब भी नहीं बना। तो ये सरकार ऐसी है, इससे आप लिखित में जो कागज़ ले लोगे वही काम आप मानो कि हुआ है। और जो प्रधानमंत्री जी आश्वासन की बात कर दें तो समझ लीजिए कि वो काम आसानी से होगा नहीं। इससे पहले भी कई चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं। तो इसलिए जब तक कोई एक कड़ा कानून लिखित में बन के नहीं आ जाता तब तक मैं अपने साथियों से ये कहूँगा कि इस आंदोलन में कहीं भी ढील डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसको मजबूती से किया जाए, मजबूती के साथ सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया जाए, सरकार को सोशल मीडिया से लेके ज़मीन तक पे अपनी ताकत दिखाई जाए कि साहब जिस तरीके से आप दलित और शोषित वंचित जो हमारा समाज है, एक जो बहुत बड़ा तबका है जो अभी भी मुख्य धारा से दूर है, और उस तबके को सिर्फ लोटा छू भरने से पीट दिया जाता है। अभी एक दर्दनाक घटना हुई है जिसमें एक महिला को सिर्फ एक सवर्ण व्यक्ति ने इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उस सवर्ण व्यक्ति का उस महिला ने लोटा छू लिया। मतलब साहब बर्तन भी नहीं छू सकते हो आप। और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि देश हमारा जो है वो 21वीं सदी की तरफ जा रहा है, देश हमारा जो है चंद्रमा और मंगल पे पहुंच गया है, देश हमारा विश्वगुरु बनने की कगार पे है और 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। हमारी जो डंके हैं वो पूरे दुनिया भर में बज रहे हैं। लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है, दलित जो है किस तरीके से सताया जा रहा है, पिछड़ों का किस तरीके से आरक्षण में नुकसान किया जा रहा है, किस तरीके से आप देखिए तमाम सरकारी यूनिवर्सिटियों में और सरकारी कॉलेजेस में जो NFS के नाम पे जो ये आरक्षण की लूट हो रही है। जो हमारा दलित और पिछड़ों का जो बच्चा इंटरव्यू देने पहुंचता है, रिटन में वो अच्छे नंबर लाता है, लेकिन इंटरव्यू में जो ब्राह्मणवादी और मनवादी विचारधारा के जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं वो उन कैंडिडेट्स को इतने कम नंबर देते हैं कि उनका इंटरव्यू ही क्लियर नहीं होता। और उस तरीके से हमारे पदों की चोरी की जा रही है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, हमारे साथ छल किया जा रहा है, और सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है। साहब आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो NFS कैंडिडेट हुए हैं वो इसी BJP की के सरकार में हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब हम दलित जो लोग हैं उनको मुख्यधारा में ले आए। 15 अगस्त के भाषण में आप सुनिए, कह रहे साहब हमने गरीबी दूर कर दी, हमने लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो डबल कर दी। अगर प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई तो जो हमारा दलित शोषित वंचित तबका है अब भी राशन पे क्यों निर्भर है? उसके लिए आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हो? तमाम ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है, जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। हमारी जो सरकार है इसने सरकारी शिक्षा का जो एजुकेशन है ना उसका बजट कम कर दिया। क्यों कम किया? क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी शिक्षा लेने वाला बच्चा है वो दलितों का, पिछड़ों का और वंचित समाज का आता है। ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में जो इलाज कराने जाते हैं वो गरीब तबका जाता है, इसीलिए सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं। हमारा जो व्यक्ति है वो सरकारी नौकरी नहीं ले पा रहा है क्योंकि सरकारी नौकरियां ये निकाल नहीं रहे हैं, और प्राइवेट में इनकी साहब मोनोपोली है। प्राइवेट में ये रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट में सिर्फ और सिर्फ ये अपने लोगों को नौकरी देते हैं। आप देखो मीडिया निजी हाथों में है। आप हमें बता दो वहाँ पे कितने दलित जो हैं वो हायर पोस्ट पे हैं, कितने दलित या पिछड़े जो हैं वो उसमें मैनेजिंग टीम में हैं, कितने दलित और पिछड़े एडिटोरियल बोर्ड में हैं। गिनती का कोई एक आधा मिल जाएगा, और वो भी बेचारा सिर्फ इस वजह से पहुंचा होगा
शायद उसने अपनी जाति छुपा ली होगी। अगर वो जाति दिखा के पहुँचे, सबसे ज़्यादा जो जातिवाद है वो आपका मीडिया में है, और ये मीडिया ही है जो खबरों को मैनिपुलेट करता है। अब कल देखो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आदिवासी समाज से आते हैं, जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा जी का अपमान कर दिया, उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत बता दी, और प्रधानमंत्री जी को उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी जो है प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। और आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि दलित और आदिवासी तबके के लिए प्रधानमंत्री जी कितने जो है वो आपके संजीदा हैं। बिल्कुल भी संजीदगी नहीं है इस तबके के लिए, और जबकि यही तबका इनको वोट दे रहा था। सिर्फ आपने एक राष्ट्रपति दलित बना दिया, एक राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया, और आप ये चाह रहे हो कि आप पूरे आदिवासी समाज और दलित समाज के ठेकेदार हो गए और बाकी लोगों के साथ आप जातियां करते रहोगे, तो साहब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। होना तो बहुत कुछ चाहिए। होना तो ये भी चाहिए था कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो महामहिम से के जरिए उद्घाटन होना चाहिए था। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होता कि नहीं होता, लेकिन महामहिम को ये बोल दिया गया कि आप वहाँ मत जाइएगा, क्योंकि आप जाएंगी तो उद्घाटन आपके यहाँ तो हो जाएगा। उद्घाटन करना था मोदी जी को। होना तो ये भी चाहिए था कि जब महिला पहलवान यहाँ बैठी हुई थी तब महामहिम को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, जंतर मंतर पे बैठी थी। होना तो बहुत कुछ चाहिए। महामहिम भी, मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, कि उनको भी संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट पे उनकी जो टिप्पणी आई बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम करो आप जज का, कॉलेजियम सिस्टम निश्चित रूप से खराब है। कि भैया आप ये बताओ, आप ये कह रहे हो कि आरक्षित पद पे आईएएस का बेटा आईएएस क्यों बन रहा है, पीसीएस का बेटा पीसीएस क्यों बन रहा है, इस पे तो आपने सवाल कर दिया। और वो कोई ऐसे नहीं बना, रिटन एग्ज़ाम पास करके इंटरव्यू दे के ही तो बन रहा है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में जो जज बना रहे हो साहब, तो उसके जज के लिए कौन सी परीक्षा दे रहे हैं? एक साहब व्यक्ति जज बन गया तो उसका भतीजा भी जज बनेगा, उसका लड़का भी जज बनेगा, उसकी बहू भी जज बनेगी, उसकी लड़की भी जज बनेगी, और उसके तमाम जो रिश्तेदार हैं वो भी जज बनेंगे, और वो भी बिना किसी परीक्षा को दिए। तो इस सिस्टम में खामियां हैं। इस सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, और सिस्टम पूरा ही सुधारा जाए, चाहे वो आपका न्यायपालिका हो, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी मीडिया हो। सबसे ज़्यादा सुधार इन्हीं सिस्टम में करने की ज़रूरत है, क्योंकि निश्चित तौर पे जो मीडिया है और न्यायपालिका है, ये दो विभाग ऐसे हैं यहाँ पे सवर्णों की मोनोपोली है। अगर हम गिनती करें तो 95% से ज़्यादा में वही लोग मिलेंगे, और वो लोग खबर को मैनिपुलेट करते हैं। जहाँ पे भी दलित और शोषित वंचित समाज के किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार होगा तो उस खबर को हाईलाइट नहीं करेंगे, और जहाँ कोई सवर्ण व्यक्ति है उसके साथ अत्याचार होगा तो उसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ सुधार की गुंजाइश है, और सिस्टम में बदलाव तभी आएगा जब हमारा बहुजन जो समाज है वो एकजुट हो जाएगा। 21 तारीख का बंद का ऐलान कर रखा है दलितों ने, क्या कामयाबी मिलेगी? सब लोग आएंगे, सब जाति आएंगे इसमें SC ST की? देखो साहब, हम आपको पहली बात सुधार दें, ये जो बंद का आह्वान है ये सिर्फ दलित समाज का नहीं है, ये पूरा 85% समाज जो है बंद का आह्वान कर रहा है। आप भी अब जो है समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हो, आप भी गोदी मीडिया वाला काम कर रहे हो साहब। समाज को बांटो मत, पूरा 85% जो दलित, आदिवासी और OBC समाज है वो इस बंद में साथ देगा, क्योंकि आज को SC ST आरक्षण पे इन्होंने चोट मारी तो OBC चुप रहेगा, कल को फिर ये OBC में चोट मारेंगे तो SC ST चुप रहेगा। इससे क्या है, समाज बटेगा। तो हमें समाज को बांटना नहीं है, क्योंकि ये जो देश है वो ये हम ही लोगों का है। जो हम 85% जो देश के मूल निवासी हैं, दलित, OBC और पिछड़े, और जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, तो इन्हीं का ये देश है। तो देश जिसका है तो उसके लिए लड़ाई भी हमें मिलके ही लड़नी होगी साहब। हम मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष क्लियर नहीं है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है साहब। अरे क्या बात कर दी आपने, हमारा तो पक्ष पहले दिन से ही क्लियर है। आप खिलाफ नहीं? जब से चुनाव चल रहा है, हमने आपसे क्या कहा था कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो ये सबसे पहले संविधान को बदलेगी, और संविधान में सबसे पहले क्या बदलेगी? आरक्षण। ये आरक्षण को कमज़ोर करेगी,
और कहीं ना कहीं इनकी जजों से भी मिली भगत है, क्योंकि वही लोग हैं जो आरएसएस के लोग यहाँ सत्ता में बैठे हैं, वही लोग आपके न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, और वो मनवादी विचारधारा के लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज आगे जाए। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आपकी सरकार है, जो राज्य सरकार है, क्यों कह रही है इस फैसले को हम लागू करेंगे? तेलंगाना की सरकार में जो भी आपका आदेश आया होगा, जो भी तेलंगाना नहीं, आंध्र जो नहीं, तेलंगाना में हमारी सरकार है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री हैं, तो जो भी आदेश आया होगा उस आदेश को जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की अनुमति नहीं मिल जाएगी तब तक कोई मुख्यमंत्री उसे नहीं लगा सकता। कोई मुख्यमंत्री खूब चाहे, हम उनकी भी विचारधारा समझ सकते हैं, क्योंकि जब कर्नाटक में जातिगत जनगणना होने जा रही थी तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने उसको ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जनगणना हो, लेकिन खड़गे साहब ने संज्ञान लिया और सिद्धारमैया जी जो हमारे मुख्यमंत्री उनने संज्ञान लिया, तो अब वहाँ पे जनगणना हो गई है, उसके आंकड़े बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसी तरीके से तेलंगाना में भी जातिगत जनगणना होगी और उसके भी आंकड़े बहुत जल्दी आएंगे। देखो साहब, कुछ लोग सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सब जगह करते हैं, लेकिन साहब सिस्टम ये बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। ये सिस्टम जो हमारी एक गाइडलाइन बनी हुई है, एक हमारी जो धारा बनी हुई है कि हमें दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज को, और जो गरीब सवर्ण समाज है, उस गरीब सवर्ण समाज को भी साथ लेके चलना है, तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो बहुजन समाज, उसके साथ कहीं भी अत्याचार होगा, कहीं भी ज्यादती होगी, तो हमारे नेता उसके लिए तैयार हैं। 99 सांसद है, क्यों नहीं संसद में आवाज उठाई जब शासन चल रहा था? संसद में मुद्दा रखा गया है, खड़गे साहब ने मुद्दा रखा है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही मुद्दा रख दिया है तो बाकी लोग हम उनके साथ हैं। अब जो आगे एक्शन नहीं आवाज़ उठाई गई है साहब, और आगे इसको लेके जो भी कार्यवाही होगी उसको किया जाएगा। आप ये देख लो कि इस मुद्दे पे कहीं भी पीछे नहीं हटा जाएगा, और संविधान को बचाने के लिए तो इंडिया गठबंधन भाई साहब बिल्कुल एक तरीके से एकजुट होके काम कर रहा है। ये भी तो संविधान पे हमला बताया जा रहा है। तो हम तो इसके साथ हैं, हम तो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हैं, और बीजेपी को हम ये काम करने नहीं देंगे, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये लागू नहीं होने देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे कोई पेच लगाता है तो हमारे वकील इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे, और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई भी साहब की जाएगी।